नमस्कार दोस्तों। सुदामा पांडे धूमिल की जो अगली कविता है वो है अकाल दर्शन। सबसे पहले आप सुदामा पांडे धूमिल के बारे में आप जानते हैं कि दो कविताएं आपने सुन ली है। जो अगली कविता है, दो और कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, अकाल दर्शन और उसके बाद रोटी और संसद, जो बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत मारक कविता है। आइए अकाल दर्शन को समझते हैं। पहले कविता में कवि प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के नाम पर चल रहे जो शोषणकारी तंत्र हैं उनका पर्दाफाश करता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आम नागरिकों को शोषण करने का सबसे बड़ा तंत्र भी वही। इसी बात को जो धूमिल है ना, वो कहते हैं कि वह भूख के लिए व्यवस्था को जिम्मेदार मानता है। आज लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग भूखों पे मर जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, विषम परिस्थितियां हैं। इस परिस्थिति में अकाल दर्शन कविता जरूर हमें समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप बताइए कि एक आदमी खाने के बिना जीवन के लिए तड़प रहा है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है। विषम परिस्थितियों के नाते बदलते हुए परिवेश में इसी शासन तंत्र की वास्तविकता का प्रत्यक्ष रूप में जब कवि प्रमाण प्रस्तुत करता है, नए नए चित्र और बिंब प्रस्तुत करता है, जो सुशासन की बात करते हैं और व्यवस्था में रहकर व्यवस्था की खामियों को नहीं देखते हैं, कवि उनको प्रश्न चिन्ह करता है। समझने की बात यह है कि कविता अंत तक इस मार्मिक प्रश्न को समझाने का प्रयास करती है कि शोषक और शोषित के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकाल दर्शन कविता अपने समय की सबसे उम्दा कविता है। इस समय आप सभी लोग बैठे हैं घरों में, आप जानते हैं कि जो समाज का सामाजिक दायरा है वो कई बार विकट परिस्थितियों में आपको दिखाई देता है। इन्हीं परिस्थितियों का जिक्र आज हम सुदामा पांडे धूमिल की कविता अकाल दर्शन में करेंगे। आइए हम कविता प्रारंभ करते हैं। देखिए धूमिल किन शब्दों का, किन बिंबों का प्रयोग करते हैं। साठोत्तरी कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि कवि अपनी अंतर चेतना से वह व्यक्त बिंब और प्रतीक प्रस्तुत करता है जो काव्य के धरातल को वास्तविकता से जोड़ती है। यह जो वास्तविकता है यह हमें नहीं सब तरफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ शासन तंत्र और व्यवस्था को छोड़ करके। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यहाँ तक कि अब तो पत्रकारिता भी वो वास्तविकताएं दिखाने में असक्षम है। तो इस खोखले तंत्र को धूमिल ने पर्दाफाश किया और कहते हैं धूमिल, भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो इसको तह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की स्थान पर छोड़ देती है, उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। आप जब भूख की बात करेंगे ना तो कोई आपको इसका उत्तर नहीं देगा कि क्यों कुछ लोग बिना खाए मर गए, क्यों लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं। कोई इसका जवाब नहीं, अंतिम उत्तर कोई देगा नहीं। जब भी आप पूछेंगे, उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गालियों और सड़कों पर घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों को इशारा किया और हंसने लगा। आप जानते हैं कि लोग सर्वे करने जाते हैं, बड़े बड़े लोग। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चों तो बेकारी के दिनों की बरकत है, इससे भी वे सहमत हैं जो हमारी हालात पर तरस खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत में बुनने में मदद करते हैं, लेकिन यह वे भूल जाते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं।
मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकता है? क्या तुझे किसी का सामना करना है? क्या तुझे किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उसे मुहावरे को समझ गया हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहे हैं, जिससे भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्तों की छाल को खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहरा की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उससे कहा देश शासन राशन, और उन्होंने मुझे टोक दिया। जब भी मैंने उनसे कहा कि देश शासन और राशन से चलता है तो उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराधी की तरह असली मुकाम पर उंगलियां रखने से मना कर देते हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बात पर उन्हें पानी ने मार दिया, लेकिन मगर वे हैं कि असलियत को नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नियत को नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गरज को वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूं। मैं उन्हें समझाता हूं वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुक्सा है जिस में उम्र मेरी मां का चेहरा दिखता है, झुर्रियां झोली बन गई हैं। उसी उम्र में मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लौ दिखाई देता है। मैं चुपचाप सुनता हूं, सुनते जा रहा हूं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है या कुछ है, कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता, युद्ध और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहां के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूती है। बहुत धन्यवाद।